जिसमें हम पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा ह्यूमन स्केलेटन। हालांकि आपने देखा होगा एनसीईआरटी में लोकोमोशन एंड मूवमेंट के नाम से ये टॉपिक दिया है, और इसमें पहले मसल्स है और बाद में स्केलेटन है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले स्केलेटन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मसल्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये कैसे चलेगा यार। चलिए, कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ क्या मतलब, मेरे को लगता है आधी ज्यादा क्लास को मैंने बोन्स पढ़ाया था, है ना। तो जिनका वो छूटा हुआ है वो बाद में होगा। इसमें बोन्स मतलब एनिमल टिश्यू पढ़ाया था, तो एनिमल टिश्यू में स्ट्रक्चर ऑफ बोन जो पुराने बैच के बच्चे हैं उनका पढ़ा हुआ है, वो आपको बाद में कराया जाएगा। उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू, तो उसको वहीं देखेंगे। फिलहाल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और ह्यूमन ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या हो, अरे हाँ याद आ गया। अच्छा, कार्टिलेज तक ही बढ़ाया था ना, बोन्स नहीं कराया था, तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। और पहले मैं आपको मूवमेंट एंड लोकोमोशन में जो स्केलेटन दिया है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं बोन्स के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, जो बेसिकली एनिमल टिश्यू का पार्ट है। पर मैंने इसलिए छोड़ दिया था बिकॉज इसमें एक बैच और आना था, आपको पता चल गया था, तो मैंने कहा जब आ गया होगा उसके बाद ही पढ़ाएंगे, अभी क्यों पढ़ाएं। तो ह्यूमन स्केलेटन में हम पहले ना बोन्स के बारे में बात करेंगे। नाउ फिर हम इस पे आएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द बोन्स, देयर आर बेसिकली यू कैन क्लासिफाई बोन्स ऑन वेरियस क्राइटेरियाज। और जो बोन्स होती है ना, ये हमारे एंडोस्केलेटन का पार्ट है। देखिए, स्केलेटन के दो पार्ट्स होते हैं, एक्सो और एंडो। नाउ एक्सोस्केलेटन जो होता है, बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको पता है, तो हम इनको थोड़ा क्विकली लेंगे। और ये टीवी चल रहे हैं इधर वाले, दोनों ही स्क्रीन चल रहे हैं ना। हाँ, तो कॉमन सेंस की बात है, एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी और एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। सेकेंड थिंग, जो एक्सोस्केलेटन होता है ये मोस्टली डेड होता है, जबकि एंडोस्केलेटन लिविंग होता है। तीसरी बात, एक्सोस्केलेटन इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, मोस्टली, नॉट ऑलवेज, बट मोस्टली इट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, जबकि एंडोस्केलेटन इज मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। फिर अगर हम बात करें एक्सेप्शंस की, मैंने लिखा मोस्टली एक्टोडर्मल बिकॉज देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। जैसे आपने देखा होगा कछुए के ऊपर जो कवच होता है, कैरापेस, दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन। अनदर थिंग, जो फेदर्स होते हैं बर्ड्स के, और स्केल्स ऑफ फिश। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि है ना, जो मैं पढ़ाऊंगा, मान लीजिए कि उसमें से 90% ही आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, 10% पार्ट उसका ऐसा होगा जो एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा। तो आप ये ना सोचें कि अगर एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो ये तो सर ऐसे ही कंजक्शन के लिए पढ़ा रहे हैं और इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो जो 10% है वही डिसाइड कर देंगे कि सिलेक्शन किसका होगा। क्योंकि बाकी एनसीईआरटी आपको पता है पूरा देश पढ़ रहा है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। कुछ एक क्वेश्चन जो बाहर से आ जाते हैं, और एक एक नंबर पे यहाँ पे 100 बच्चे, 200 500 बच्चे होंगे, देखा आपने पीछे वाली रैंक्स पे। तो इसलिए हमें वो पार्ट लेना ही है। बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट अगर एनसीईआरटी 100 है तो हम लोग 110 पढ़ते हैं, यानी 10% या 11% 12% एडिशनल पढ़ते हैं। और वो आपने देखा होगा, मैंने एनिमल टिश्यू में भी थोड़ा सा कराई था। चलिए, तो ये इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। नाउ फाइनली कमिंग बैक टू द पॉइंट कि फंक्शन क्या है, तो एक्सोस्केलेटन का मेन फंक्शन जो होता है ना हमारी बॉडी में, वो होता है प्रोटेक्शन, जबकि एंडोस्केलेटन का मेन फंक्शन होता है सपोर्ट। और फाइनली अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एक्सोस्केलेटन के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। हेयर्स हैं, नेल्स हैं, हॉर्न, स्केल्स, बॉडी में एक्टोडर्मली होते हैं मोस्टली। ठीक है, और बताओ, रूफ हो गया, फेदर्स भी हो गए, है ना। तो ऐसे हम बहुत सारे, बीक हो गया। जबकि एंडोस्केलेटन के जो मेन जो एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं वो हैं बोन और कार्टिलेज। ठीक है, तो ये लिविंग है। अब इसमें कार्टिलेज वाला पार्ट एनिमल टिश्यू में पढ़ाएंगे, बोन वाला पार्ट में ह्यूमन स्केलेटन के साथ ही बताऊंगा। तो अगर आपने ये लिख लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं और अब बोन्स के बारे में बात करते हैं।
लिख लो। वैसे इसके पीडीएफ्स भी आपको डाउनलोड होके मिल जाते होंगे। हाँ, कौन सा बैच? नहीं नहीं, जिनका एनिमल टिश्यू छूटा हुआ है वो अलग से कराया जाएगा। उस समय पे इस बैच में 3 क्लासेस होंगी, बोले आप लोगों की 4 होंगी, समझे आप? 4th क्लास में वो कराया जाएगा। वो ब्रिज करा दिया जाएगा इन द फेज ऑफ द टाइम नेक्स्ट 1 मंथ और 2 मंथ में। हाँ यार, टेस्ट का सिलेबस का मुझे पता नहीं, टेस्ट में कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, और हो सकता है तुम्हारा टेस्ट पेपर अलग हो। अभी तो पेपर मैंने ही बनाया था इस बार, तो टेस्ट का तो कर लिए होंगे आपने सारे क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया था। क्या टेस्ट नहीं हुआ? अच्छा, कब हो रहा है? अच्छा, अभी होगा। हाँ, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने जो पढ़ाया था ना, वो 2 टॉपिक, वो कार्टिलेज तक जो पढ़ाया था उसी में से ही है। अभी तक हुआ नहीं है, मेरे को लगा हो गया होगा। चलिए, तो हाँ, जिन लोगों का एनिमल टिश्यू छूटा हुआ है, मैंने आपको बताया ना कि एक ऐसा फेज आएगा, मतलब वो कभी भी इसी भी महीने में आ सकता है, जुलाई अगस्त सितंबर में। तब पूरे बैच की 3 ही क्लासेस होंगी और उन छूटे हुए बच्चों को लिए फिर वो 4th क्लास लगेगी खाली, है ना। वो कर लेंगे बीच में कभी। चलो आगे बढ़े। तो हम बात कर रहे थे बोन्स की। नाउ, बोन्स को अगर हम देखें, क्लासिफाई करें ऑन बेसिस ऑफ ऑरिजिन, स्पेसिफिकली देखो मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना नीट में आ सकता है। बोन्स को बहुत तरह से क्लासिफाई करते हैं, लेकिन हम सिर्फ ओरिजिन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होती है उसी पे मेनली बात करेंगे। तो 3 तरह की बोन्स होती हैं, शायद आपने सुना हो। एक होती हैं कार्टिलेजिनस बोन्स, दूसरी होती है मेम्ब्रेनस बोन्स। हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं क्या इसमें? नहीं ना। हाँ, या डर्मल बोन्स, और तीसरी होती है सिसमोइड बोन्स। Now, what is the difference between the 3 kinds of bones? The way they are formed. Actually क्या होता है कि cartilaginous bones are formed by ossification. Ossification मतलब formation of the bone. So cartilaginous bones are formed by ossification of cartilage. And precisely speaking, hyaline cartilage का एक और बड़ा स्क्रीन छोटी है असल में। ये स्टैंडर्ड है। कलर चेंज करें। कलर मेरे को बता दो, आपको क्या रेड और रेड में प्रॉब्लम होती है? हाँ, पिंक में, इस वाले पर्पल में। चलो, कोई बात नहीं, सुनते जाओ। फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज टू बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिकली क्या होता है? कार्टिलेज के लिए वर्ड यूज होगा कॉन्ड्रो, बोन्स के लिए वर्ड यूज होगा ऑस्टियो। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट, ब्लास्ट यानी मदर सेल, साइट यानी डॉटर सेल। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेलों में सेल डिवीजन से कॉन्ड्रोसाइट बनने चाहिए, लेकिन क्या होता है कि कई बार एक आपने ऐसी आपने एक वर्ड सुना था फाइब्रोब्लास्ट, याद होगा आपको, है ना। तो वो भी ब्लास्ट है, मदर सेल है। तो ये फाइब्रोब्लास्ट इस चीज को बोलते हैं जब एक टाइप के सेल दूसरे टाइप के सेल्स में चेंज हो जाते हैं। फाइब्रोब्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट या कॉन्ड्रोब्लास्ट में चेंज हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली सेल ही, और उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा फंक्शन अलग करते हैं और अलग तरह के टिश्यू बनाते हैं। अब जो कॉन्ड्रोब्लास्ट में जो सेल्स चेंज होंगे वो कॉन्ड्रोसाइट बनाएंगे। तो कॉन्ड्रोसाइट में क्या होता है कि कोई मिनरलाइजेशन नहीं होता है, यानी उसमें कोई कैल्शियम डिपोजिशन नहीं होगा, तो वो कार्टिलेज सेल कहलाते हैं। जबकि ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो ऑस्टियोसाइट बनाते हैं, तो उनमें उसको हम मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें कैल्शियम जमा होता है। एनिमल टिश्यू की बात नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं, बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ कंटिन्यूटी के लिए बताया। तो यहाँ पे क्या होता है कि बोन्स में जब ऑसिन प्रोटीन जमा होने लगता है अपार्ट फ्रॉम कार्टिलेज में, अपार्ट फ्रॉम कैल्सिफिकेशन, तो फिर वो बोन्स कहलाती है। बोन की जो मैट्रिक्स होती है वो एक्चुअली ऑसिन प्रोटीन की बनी हुई होती है, अभी हम मैट्रिक्स पे आएंगे। तो ये ऑसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज से बनने वाली बोन्स हैं, इनको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस बोन्स। जबकि डर्मिस, आपको पता है एपिडर्मिस के नीचे दूसरा लेयर होता है डर्मिस, तो डर्मिस में अगर ऑसिफिकेशन हुआ है, यानी डर्मल टिश्यू जो है उसके अंदर कैल्शियम और ऑसिन जमा हुआ है, जिसकी वजह से वो बोन में कन्वर्ट हुई है, तो ऐसी बोन्स को हम बोलते हैं डर्मल बोन्स या मेम्ब्रेनस बोन्स। और सो दीज आर फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ डर्मिस। कितने बड़े में दिख रहा है? कलर चेंज कर देंगे, अभी तो एक ही कलर में चलने।
अरे अभी मैं एक ही कलर में लिखूंगा, मुझे ओसीडी है। जब एक अभी ये कलर खत्म होने दो ना, तीनों चीजें। और तीसरा जो एग्जाम्पल है, जब टेंडन, आपने सुना होगा एक चीज होती है टेंडन, जिसमें बहुत सारा कोलेजन फाइबर होता है जो मसल को बोन से जोड़ती है। कभी कभी क्या होता है, मसल और बोन के बीच में है टेंडन, ठीक है। मसल एक अलग टिश्यू है, बोन एक अलग टिश्यू है, और उसके बीच में जो ये टेंडन नाम की टिश्यू है, दरअसल मसल की आउटर कवरिंग जो होती है, जिसको हम बोलते हैं एपिमाइसियम, उसी का कंटिन्यूएशन होती है। शायद हमने इस पर भी बात करी थी ना। तो उसमें क्या होता है, अगर ओसिन प्रोटीन जमा हो गया और वो बोन में कन्वर्ट हो गई, तो फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन। तो ऐसी बोन्स को फिर हम बोलते हैं सिसमॉइड बोन्स। और हमारी बॉडी में जो बोन्स है उनके बारे में अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो सभी लॉन्ग बोन्स जो हमारी बॉडी की हैं, खासतौर पे लिम्स की भी, और लिम्स के अलावा और भी लॉन्ग बोन्स, सब सारी लॉन्ग बोन्स जनरली सब कार्टिलेजिनस हैं। और इनके साथ साथ रिब्स भी कार्टिलेजिनस होती हैं। जबकि सभी फ्लैट बोन्स जो हैं हमारी बॉडी की, लॉन्ग बोन्स जनरली आपने देखा होगा सिलेंड्रिकल होती हैं, ठीक है। फ्लैट बोन्स फ्लैट होती हैं। तो जो फ्लैट बोन्स है हमारी बॉडी की, ऑल फ्लैट बोन्स एक्सेप्ट रिब्स, क्योंकि रिब्स फ्लैट है, और रिब्स मैंने इधर लिख दी है कार्टिलेजिनस में। तो ऑल फ्लैट बोन्स एक्सेप्ट रिब्स किस में आती है, मेम्ब्रेनस या डर्मल बोन्स में। और सिसमॉइड तो दो ही हैं हमारी बॉडी में, एक है पटेला जो लार्जेस्ट सिसमॉइड बोन बोल कहलाती है, और दूसरी है पिसिफॉर्म, ठीक है। तो ये कुछ बोन्स है, हालांकि है ना, कभी कभी रेयरली कुछ केसेस में, मतलब लाखों में एक, करोड़ों में एक केस में, हमारे जो काफ कुचा या पिंडली की मसल होती है ना, गैस्ट्रोनिमस, इसका जो पीछे घुटने के पीछे जो टेंडन होता है, वो ऑसिफिकेशन कर जाता है, और उससे है ना पटेला की तरफ पीछे भी एक बोन बन जाती है, जिससे पैर के मुड़ने में प्रॉब्लम होती है, इसे फाबेला बोलते हैं। पर आपने पुराने क्वेश्चंस में देखा होगा, एआईपीएमटी के पूछा गया है। अभी तो नीट के सिलेबस में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम प्रिसाइसली इतनी ही बोन्स के बारे में बात करेंगे। So let us start our studies with the this is the type of bones. Now let us talk about the composition of bones. Bone एक ऐसी टिश्यू है जिसमें दो तरह की चीजें होती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और जब हम बात करेंगे बोन्स की, तो आपकी स्टडीज जो है मेनली यूजी लेवल पे वो कार्टिलेजिनस बोन्स पे बेस्ड होती हैं। यानी हम जो हाथ पैरों में जो बोन्स होती हैं उनके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, और उनके अंदर किस तरह के अंदर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे मेम्ब्रेनस और डर्मल के, सिसमाइड और डर्मल के बारे में ज्यादा बात अब नहीं करेंगे, बस ओरिजिन बता के छोड़ दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद कार्टिलेजिनस बोन्स। कार्टिलेजिनस बोन्स जो कि लॉन्ग बोन्स होती हैं बॉडी की, जो हाथों में होती हैं, पैरों में होती हैं, ठीक है, ज्यादातर जगह बॉडी में होती हैं। कौन कौन सी हैं कार्टिलेजिनस, जब हम ह्यूमन स्केलेटन पढ़ेंगे तो सारी आपको समझ में आ जाएगी। लेट अस स्टार्ट विद द कार्टिलेजिनस बोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट इन जनरल अबाउट द बोन्स, कि बोन्स के अंदर दो पार्ट्स हैं। जैसे आपको पता है कि कोई भी जो बोन होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। और दोनों उल्टे चलते हैं। उल्टे चलते हैं मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो ऑर्गेनिक डिक्रीजेस विद एज, ठीक है। जबकि इनऑर्गेनिक जो होता है वो इंक्रीज करता है विद एज, परसेंटेज। वैसे इनका जनरल परसेंटेज आपके मॉड्यूल में जो दिया है वही याद रख लेना, 33-66% करीब दिया हुआ है। पर मैं यहाँ लिखूंगा कुछ भी नहीं, इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ये नीट के लिए वो दिया हुआ है मॉड्यूल में। जब आप मेडिकल साइंस में जाओगे तो आप कहोगे कई चीजें तो सर ने ऐसी पढ़ाई जो एक्चुअली अलग कुछ और होती है एमबीबीएस में, तो वो मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि वो सच नहीं है, पर आपके लिए वही सच है। आप समझे मेरी बात को। मैं लिख दूंगा, कल को कोई उसके स्क्रीनशॉट खींच के वायरल कर देगा कि ये डॉक्टर है ना। तो कई चीजें ऐसे ही हैं। तो जनरली इनका रेशियो जो है वो 33 और 66 होता है। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, ये 33 से भी नीचे जाने लगता है और ये 66 से भी ऊपर जाने लगता है। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, जैसे ना ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बारे में अगर मैं कुछ रेड से लिख रहा हूँ तो याद रखना वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है अगर मैं इसके आगे स्टार लगा देता हूँ। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बेसिकली जो होते हैं ना, वो कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स की वजह से होते हैं। और ये जो कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट्स, सल्फेट होते हैं मेनली ये। तो दे प्रोवाइड मोर प्लाएबिलिटी। मैं लैंग्वेज चेंज नहीं करूंगा क्योंकि लैंग्वेज क्वेश्चन में लैंग्वेज यही रहेगी क्वेश्चन की। प्लाएबिलिटी मतलब मुलायम, तो मोल्डेबिलिटी जो मुड़ सके, तो मोर प्लाएबिलिटी टू बोन। इसकी वजह से बोन जो है वो ज्यादा मुलायम होती है। तो आपने छोटे बच्चों में देखा होगा एक तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स। अभी इसमें क्या होता है कि छोटे बच्चों की बोन्स सॉफ्ट हैं, जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना
ऑर्गेनिक डिक्रीज होगा, इनऑर्गेनिक इंक्रीज होगा। इनऑर्गेनिक जितना ज्यादा होगा ना, इनऑर्गेनिक में क्या क्या है? इनऑर्गेनिक में है जैसे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मतलब आपने कैल्शियम और फॉस्फोरस, यार डिटेल में मत जाओ। कैल्शियम मेनली है और फॉस्फोरस है और इनके सॉल्ट्स हैं, ठीक है। और आपने देखा ही होगा कि कई बार भूतों की कहानियां होती हैं, रात को शमशान में लाइट जल रही थी, भूत नाच रहे थे, क्यों होती है? फॉस्फोरेसेंस पढ़ा है आपने इनऑर्गेनिक में? तो फॉस्फोरस अगर कुछ बच गया बोन में, अस्थियों में, तो रात को चमक रहा है और आप डर रहे हो शमशान में लाइट जल रही, तो ये कहानियां वहीं से आई थी। एनीवेज, तो ये इनऑर्गेनिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड दिस मेक्स मोर मेक्स बोन्स मोर ब्रिटल। इसके अलावा आपने शायद आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ होगा कि फ्लोराइड्स भी होते हैं बोन में, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं। नीट में आ सकता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है कि फ्लोराइड कंटेंट अगर ज्यादा होने लगेगा बोन्स के अंदर, या तो इससे बोन्स, मतलब आपके पानी में जो आप पीते हो, तो इसकी वजह से आपके दांत मॉटलिंग होने लगेंगे और बोन्स आपकी और ज्यादा ब्रिटल होने लगेंगी। राजस्थान के कुछ इलाकों में या इंडिया भर से आप आए हुए हो, आपने फ्लोरोसिस सुना ही होगा, सुना है ना? तो ये सब यहाँ का नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आएंगे नीट में और आप ढूंढते रहोगे एनसीईआरटी में कहाँ दिया है ये। तो ये कुछ बातें जो मैं बोन्स में ही बताए दे रहा हूँ, आपको याद रखना, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा ये। कहीं इकोलॉजी में दिया होगा, कहीं कहीं दिया होगा। तो ये तो फ्लोराइड वगैरह जो होते हैं, इनका भी एक लिमिटेड परसेंटेज होता है जो चेंज होना ही बोन्स को ऑर्बिटल बनाता है। तो आपने देखा होगा बुढ़े, जिसमें कह रहा था कि जवान लोगों में, छोटे बच्चों में, मतलब जनरली 14-13 ईयर्स तक ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स होते हैं। अब क्या होता है, सपोज ये बोन है, तो बोन ना बेंड हो जाती है लेकिन ब्रेक नहीं होती है। जैसे ये बोन है ना, तो इसका बाहर वाली कवरिंग यानी पेरिऑस्टियम टूट गया है, ठीक है, लेकिन ब्रेक नहीं हुई। जबकि ओल्ड एज में या पर्टिकुलर 50s के आसपास तो इतनी ब्रिटल हो जाती हैं कि टूटती हैं ये। मतलब इसमें क्या होगा कि बेंड, ब्रेक ही हो जाएगी। इरेजर काम ऐसे सपोज यहाँ पे, ये देखो, ये तो ब्रेक हो गई क्योंकि बोन सॉफ्ट है। तो हरी डंडी नहीं सुनी आपने, जो प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, तड़ाक से मारते हैं, मुड़ जाती है लेकिन टूटती नहीं है। सूखी डंडी चट से ऐसे टूट जाएगी। तो ग्रीन स्टिक है ना ये, तो ये छोटे बच्चों के फ्रैक्चर्स ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स होते हैं बिकॉज देयर बोन्स आर सॉफ्ट, एंड दे आर सॉफ्ट बिकॉज दे हैव मोर ऑर्गेनिक कंपोनेंट, एंड द मेन ऑर्गेनिक कंपोनेंट व्हिच मेक्स द बोन सॉफ्ट इज द chondroitin salts। सो ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई बोन्स के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के बारे में। मॉड्यूल है किसी के पास? मॉड्यूल पढ़ के आया करो मेरी क्लास में, है ना? इसमें जितना दिया है वो आप पढ़ के आएंगे तो इन्हीं बातों को हम अच्छे से एक्सप्लेन भी कर लेंगे। ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये शायद एनिमल टिश्यू वाले में दिया हुआ है, इसमें नहीं है। वो थोड़ी लाया होगा कोई, अभी लाया है मॉड्यूल एनिमल टिश्यू वाला। तो इसको वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कुछ डेटा इसमें दिया है ना, तो आप इसमें नोट्स में ऐड कर लेना। जैसे परसेंटेज दिए होंगे कि कैल्शियम सल्फेट कितना है, फॉस्फेट कितना है ना? वो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हर इंसान में अलग होता है। आपको एक डेटा लिखा दिया गया है, वो मैंने इसमें इसमें लिखा हुआ है, मैंने चेक किया है, तो आपको ये याद रखना है। वैसे वो आता नहीं है नीट में जनरली कि कितना परसेंट सल्फेट फॉस्फेट है, बट इसमें दिया होगा। हो गया? हाँ वही दिया है, 66 और 33 दिया है रेशो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का, यही मानना है हमें। चलिए ठीक है, ये किसका है ना? लिख दूं? नीट के लिए सिर्फ, ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। और हम बात करते हैं एक लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर की। हो गया ये? तो एक कार्टिलेजिनस बोन को अगर हम देखें, एक लॉन्ग बोन में हम एक कार्टिलेजिनस बोन का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं। सपोज ये एक बोन है,
तो बोन के जो एंड्स होते हैं ना, इन पे हाइलीन आर्टिकुलर कार्टिलेज की कवरिंग होती है। ये कवरिंग किस लिए होती है? क्योंकि ये बोन किसी ना किसी दूसरी बोन के साथ ज्वाइंट बनाएगी। तो वो जो ज्वाइंट बनाएगी वहां पे शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करना और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ये कवरिंग्स पाई जाती हैं। आर्टिकुलर मतलब गतिमान या मूवमेंट करने वाला कार्टिलेज। तो कार्टिलेजेस जो होते हैं ना, फंक्शनली भी डिवाइड होते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज, स्ट्रक्चरल कार्टिलेज। जो कहीं स्ट्रक्चर बनाने के काम आ रहा है वो स्ट्रक्चरल है, जो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है वो आर्टिकुलर है। तो ये है, तो ये हाइलीन आर्टिकुलर कार्टिलेज की कवरिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। उसके अलावा बोन्स की जो आउटर कवरिंग है उसपे यहाँ पे ये पेरियोस्टियम प्रेजेंट होता है। ये जो कवरिंग आपको दिख रही है ये पेरियोस्टियम की कवरिंग है। और बोन का कट सेक्शन में अगर हम देखेंगे अंदर, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। जैसे ये लॉन्ग बोन है ना, तो लॉन्ग बोन अंदर से हॉलो होती है, आपने सुना होगा, कैविटी होती है उनके अंदर। तो ये जो पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है ये हो गया कॉर्टेक्स। और वो जो खाली कैविटी तुम्हें अंदर दिख रही है, इस कैविटी को हम कहते हैं मेडुला। इस मेडुला के अंदर एक स्पेशल तरह की कनेक्टिव टिश्यू भरी होती है, जिसे हम कहते हैं माइलॉइड टिश्यू, MYELOID। माइलो मतलब ही मैरो होता है। अगर आपके सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, माइलोमा इज द कैंसर ऑफ, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए बोन के अंदर, बोन मैरो का कैंसर है माइलोमा। क्वेश्चन आएगा ऑस्टियोमाइलाइटिस, कभी सुना ये वर्ड? ऑस्टियो मतलब बोन, माइलो मतलब मैरो, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो बोन मैरो का इन्फ्लेमेशन, है ना। तो ये क्या, ये कुछ नहीं है, ये सब बेसिक ग्रीक या लैटिन है जो आप लोग बिना पढ़े 10th 11th 12th करके आ जाते हैं। क्योंकि बायो में कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा आपको, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको अपना समझ में आएगा, वर्ड में ही उसका मीनिंग छिपा हुआ है। आप जबरदस्ती रट रहे थे उसको 2 साल से, जब आप 11th में 12th में थे। तो कुछ भी नहीं है, सब सब ये पेरी मतलब, और एपी मतलब ऊपर। तो पेरी हमेशा सरकमफेरेंस पे होगा, एपी जो है आउटर सरफेस के कांटेक्ट में होगा। एपी और पेरी कुछ इसमें है ही नहीं, मतलब हर वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग है। चलो, तो ये मेडुला नाम की कैविटी है, इसमें बोन मैरो भरा हुआ होता है। यह बोन मैरो दो तरह का होता है, फैटी, एक होता है रेड बोन मैरो और एक होता है व्हाइट बोन मैरो। ये हम ब्लड में पढ़ेंगे। जब बर्थ नहीं हुई होती उससे पहले बच्चे की सभी बोन्स के अंदर जो बोन मैरो होता है वो रेड होता है, और सभी बोन्स ब्लड बनाती हैं। लेकिन आफ्टर बर्थ ज्यादातर जो बोन्स होती हैं उनके अंदर भरा हुआ रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो में चेंज हो जाता है, जो कि फैटी बोन मैरो होता है, और वो ब्लड नहीं बनाता। हाउएवर, कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर यह मैरो हमेशा ही रेड रहता है, और बची हुई हमारी पूरी जिंदगी में वही बोन्स पूरी बॉडी के लिए ब्लड बनाती हैं। वो कौन सी है वो बाद में ब्लड के टाइम पे देखेंगे, है ना। बट जो मैंने अभी बता दिया ये सब आपके क्वेश्चंस हैं, भले ही एनसीईआरटी में आपको मिले या ना मिले, ये याद करिए, पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम वापस बात कर रहे थे, ये इसमें बनता है ब्लड। अब सपोज ये है ना, ये एक बोन है जो ब्लड बनाती है ना। तो इसके अंदर यहाँ पर भरा हुआ होगा रेड बोन मैरो, यहाँ यहाँ, बराबर। इसके कुछ पार्ट्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एंड वाला सिरा है ना, ये दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, these are the end of the bones, these are known as the epiphysis। एपी मतलब ऊपर, फाइसिस मतलब पार्ट्स ऑफ ए बोन। बताऊंगा मैं आपको बाद में, बहुत जगह पे आएगा ये वर्ड, अभी जब आएगा तब बताएंगे। तो एपीफाइसिस, इधर भी ये एपीफाइसिस। एक एडल्ट बोन बता रहा हूं मैं लिखना भूल गया, ये एक एडल्ट बोन है जो ग्रो हो चुकी, अब इसकी लंबाई बढ़ने वाली नहीं है। और जो ये बीच वाला पार्ट है दोस्तों, ये वाला पार्ट, ये जो है ना पूरा, ये कहलाता है शाफ्ट। शाफ्ट को ही हम डायफाइसिस भी कहते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है मैं इधर बनाए दे रहा हूं, ये दिस इज नोन एज द शाफ्ट और डायफाइसिस। ठीक है, ये दो पार्ट्स होते हैं,
एडल्ट बोन की 2 ही होते हैं। बेवकूफ लोग 3 पढ़ाते हैं, मेटाफाइसिस भी पढ़ाते हैं, नहीं होते, 2 ही होते हैं। ठीक है, एपिफाइसिस और डायफाइसिस। अब क्या होता है बोन, अच्छा एक बेसिक सवाल क्लास 6th 7th में आपके दिमाग में भी आया होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये भी पता होने चाहिए। जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड वेसल के अंदर होता है, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट हो, सब यहाँ बनते हैं बोन मैरो के अंदर, है ना। और ब्लड वेसल तो क्लोज होती है। तो ये जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो यहाँ बने हैं, कहाँ, बोन मैरो की के अंदर, यानी बोन की कैविटी के अंदर, ये बोन तोड़ के बाहर कैसे निकलते हैं और ब्लड वेसल के अंदर कैसे घुसते हैं। छोटे बच्चे पूछते हैं ना सवाल, अच्छा बोन, बोन के अंदर ब्लड बनता है, तो ये ब्लड जो है फिर ये बोन तो बंद है, तो ये बोन तोड़ के बाहर कैसे निकलते हैं ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, और फिर ये ब्लड वेसल के अंदर कैसे घुसते हैं, वो तो बंद है। अब लोग दिमाग लगाएंगे, डायफेडेसिस होता होगा, कैसे घुसते होगा, जल्दी 6th क्लास के क्वेश्चन है ये, जल्दी। जिसको मैंने नहीं बताया, जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस करके नहीं आया है यहाँ, या हाँ उसके अलावा बताओ, मेरे को पता है ना। अरे भाई चलो बताते हैं। पहले तो आप मुझे बताओ, बोन लिविंग है या डेड है? कितने लोग कहते हैं कि बोन लिविंग है, हाथ उठाओ। 5%, 8, 10%, 15% क्लास। कितने लोग कहते हैं डेड है? बाकी लोग को पता है बोन ये क्या होती है, मतलब वो पता नहीं। अरे भैया बोन लिविंग होती है। अभी अभी एक डंडा लाके तुम्हारी मारूंगा, टांग टूट जाएगी, दर्द होगा नहीं होगा, फ्रैक्चर होता है तो दर्द होता है, लिविंग चीजों में दर्द होता है, डेड में नहीं होता है। फिर कोई कहेगा बाल काटने पे तो नहीं होता, बाल नोचने पे क्यों होता है, बाल डेड होते हैं, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था, है ना। छोड़ दो उसको। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि बोन जो है वो लिविंग है। तो क्या होता है कि अब लिविंग है तो इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। और दुनिया के मतलब सभी जानवरों में, अब हम लोगों में, हायर एनिमल्स में ब्लड से ही मिलता है ऑक्सीजन न्यूट्रिशन तो इस बोन के अंदर ब्लड सप्लाई होनी चाहिए ना, जरूरी है। हर लॉन्ग बोन में एक छेद होता है, क्या कहलाता है ये छेद? ये छेद कहलाता है न्यूट्रिएंट फोरामेन। हो गया, ये रहा। अरे यार ये इधर है। हाँ, तो हर लॉन्ग बोन में एक छेद होता है, छोटी बोन्स में भी होता है। इस छेद का नाम है न्यूट्रिएंट फोरामेन। अब अड़ोस पड़ोस से इसके जो भी बोन जा रही, जो भी ब्लड वेसल जा रही है बड़ी, जैसे ये मेरी फीमर है तो इधर से फीमोरल आर्टरी जा रही है, तो उसकी कोई ब्रांच निकलती है और इस न्यूट्रिएंट फोरामेन में घुसती है अंदर, ये ब्रांच कहलाती है न्यूट्रिएंट आर्टरी। देखो मैं वो क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा जो एम्स में आए थे, जब एम्स अलग एग्जाम होता है और लास्ट 20 साल में आए, है ना। वो इसलिए करूंगा क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल है, अब एम्स नहीं हो रहा है पर आपको आना चाहिए, है ना। तो न्यूट्रिएंट आर्टरी अंदर जाती है और आर्टरी आर्ट्रियोल में, और इस तरह से आर्ट्रियोल फिर यहाँ आकर यूँ कैपिलरीज में आकर टूट जाती है। तो इस तरह से बोन के अंदर वाले हिस्सों को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन मिलता है। अब ये बोन सेल्स तक ऑक्सीजन न्यूट्रिशन कैसे पहुंचेगा, वो हम जब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बोन का, हेवर्जियन कैनाल क्या होती है, वॉकमैन कैनाल, तो वो तब देखेंगे। फिलहाल इस तरह से बोन के अंदर ऑक्सीजन न्यूट्रिशन आ गया, और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो बाहर भी निकलना है। तो ये सभी मिलके एक वेन बनाती है, न्यूट्रिएंट वेन, और ये ऐसी न्यूट्रिएंट फोरामेन से बाहर निकलती है और अड़ोस पड़ोस से जो भी कोई बड़ी वेन जा रही होती है उसमें जाकर ये गिर जाती है। इस तरह से बोन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आ जाता है, और इसी के साथ बाहर आ जाते हैं नए नए बने आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, जो न्यूट्रिएंट वेन से बाहर आके वीना कावा के थ्रू बॉडी सर्कुलेशन में आ गए। तो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, वाज आस्क्ड, सब तो मुश्किल है, which of the following blood vessel contains highest concentration of immature इरिथ्रोसाइट्स। इमेच्योर मतलब अभी अभी जो फॉर्म हो रहे हैं। ऑप्शन आएगा स्प्लिनिक वेन, पल्मोनरी वेन, कैरोटिड आर्टरी या न्यूट्रिएंट वेन। अब आपने पढ़ा है तो आप लगा दोगे, नहीं तो आप सोचोगे यार ऐसा क्या क्वेश्चन है, क्या बात हुई। अब आपको क्लिक ही नहीं होगा कि न्यूट्रिएंट वेन क्या होता है, तो हमें पढ़ाया ही नहीं किसी ने, एनसीईआरटी में तो दिया ही नहीं है, खत्म। तो ये नहीं, मतलब हम लोग कॉन्सेप्चुअली इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको एटलीस्ट पता हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि किस ब्लड वेसल में हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है, तो आप बता सकते हो टेस्टिकुलर वेन। नहीं बता सकते क्योंकि टेस्टिस में से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, तो जो वेन उससे बाहर आ रही होगी उसी में होगा। थायरोक्सिन का हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन किस में हो सकता है? थायराइड वेन में हो सकता है। अरे बहुत मुश्किल है ना।
तो लेकिन इस तरह से तो ये न्यूट्रिएंट इस तरह से सर्कुलेशन, बोन को न्यूट्रिशन भी मिलता है और इस तरह से सर्कुलेशन का हिस्सा बनते रहते हैं नए बनने वाले ब्लड सेल्स, राइट। तो ये हो गया इसके 3 हिस्सों के बारे में बात। अब हम देखते हैं कि बोन, एक डेवलपिंग बोन जो होती है वो कैसी होती है, मतलब उसकी लंबाई कैसे बढ़ती है एक बोन की, और मोटाई कैसे बढ़ती है। जहां तक लंबाई की बात है तो आपने देखा होगा बचपन से लेकर जवानी तक बोन्स की ग्रोथ होती है और एक ही डायरेक्शन में होती है, दैट इज पॉजिटिव। पर जवानी के बाद वो जीरो हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, फिर वो और नहीं बढ़ती। प्लस एंड जीरो मतलब चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक प्लस, और उसके बाद जीरो। लेकिन विड्थ की अगर बात करें, बोन्स की विड्थ की, तो बचपन से जवानी तक वो बढ़ती है, जवानी में वो सबसे मोटी रहती है बोन्स, और यानी कि अब लेकिन जवानी से बुढ़ापा आते आते वापस पतली होने लगती है, यानी नेगेटिव भी होती है ग्रोथ। समझ में आ रही है बात? तो कैसे एक बोन की में डेवलपमेंट होता है, कैसे उसकी लेंथ बढ़ती है, कैसे उसकी विड्थ इंक्रीज डिक्रीज होती है, इसको भी हम फटाफट ले लेते हैं और आगे बढ़ जाएं यहाँ से। क्या हुआ? बाद में पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, नहीं तो पता है क्या होगा, बाकी टीचरों की तरह मैं एनसीईआरटी पढ़ाता रह जाऊंगा पूरे साल, एक एक लाइन एनसीईआरटी, ऐसे ऐसे पढ़ाते ना कई लोग एनसीईआरटी लाइन, वो नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होता जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना कि एनसीईआरटी क्या लिखा है। उन लाइनों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको पहले ये पढ़ लो, फिर वो लाइनें भी हम पढ़ लेंगे, आप खुद पढ़ लेना। और नहीं तो मैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ उसमें मैं भी पढ़ा देता हूँ, मैं कहा चलो पढ़ो इसको, और उसको अच्छे से ना रोस्ट कर करके पढ़ाता हूँ, क्या बेवकूफ ने क्या लिखा है ये, तो वो हम वहां देख लेंगे। चलो अभी हम बात कर रहे थे कि एक बोन की लेंथ कैसे बढ़ती है, तो एक बोन की लेंथ बढ़ने के लिए हमें एक डेवलपिंग बोन कैसी होती है उसको देखना पड़ेगा यहाँ। तो भाई जैसे एक बच्चा है 7-8 साल का, अभी तो उसकी हाइट बढ़ रही है ना हाथ पैरों की, तो ये सपोज उसकी बोन है, ठीक है। और एक डेवलपिंग बोन में क्या होता है, बातें मत करो, नहीं तो आप जा सकते हो, क्लास से जो पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ने दो। तो ये जो एंड्स होते हैं बोन के, विच आर कॉल्ड एज द एपिफाइसिस, ये मेन बोन्स है ना सेपरेटेड होते हैं। बचपन का अपना एक्सरे कोई पड़ा हो तो देखना, हाथ पैर का कहीं का ऐसा लगेगा फ्रैक्चर ही फ्रैक्चर हो रखे हैं, नहीं हुए। दरअसल क्या होता है कि एपिफाइसिस क्योंकि मेन बोन से सेपरेटेड है ना, और जो फोटो आती है एक्सरे में वो हार्ट टिश्यू की आती है सिर्फ, तो ये हिस्सा खाली दिखता है बीच का, ऐसा लगता है टूटी हुई है बोन, नहीं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इस हिस्से में कार्टिलेज की प्लेट है, इसलिए तो ये कार्टिलेजस बोन है, दोनों तरफ है। इसे कहते हैं एपिफाइसियल प्लेट ऑफ हाइलीन कार्टिलेज। ईपी लिख दूं समझ जाओगे, एपिफाइसियल प्लेट ऑफ एच सी, मतलब हाइलीन कार्टिलेज। तो ये एपिफाइसियल प्लेट है क्योंकि एपिफाइसिस के जस्ट नीचे ऑफ हाइलीन कार्टिलेज। इसके नीचे वाला ये जो हिस्सा तुम्हें यहाँ दिख रहा है ना, ये वाला, ये कहलाता है मेटाफाइसिस, ये वाइड वाला हिस्सा, दिस पार्ट इज द मेटाफाइसिस। इधर भी है और इधर भी है, और बीच वाला तो आपको बता ही चुका हूं मैं, शाफ्ट यानी कि डायफाइसिस। तो ये है डायफाइसिस। तो बोन की लेंथ कैसे बढ़ती है पहले ये देखते हैं। दोनों सिरे हैं, शुरू में दोनों तरफ बढ़ती है, बाद में एक तरफ रुक जाती है, एक तरफ बढ़ती है। तो सपोज प्रॉक्सिमल और डिस्टल समझते हो आप, पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर पहले, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर। अब जैसे ये ह्यूमरस, तो ये मेरी बॉडी की तरफ वाला एंड है ना ह्यूमरस का, तो ये मेरा प्रॉक्सिमल एंड है ह्यूमरस का, ये ह्यूमरस का डिस्टल एंड है। ये यहाँ रेडियस है, सुना होगा आपने, तो ये रेडियस का प्रॉक्सिमल एंड है जो मेरी बॉडी की तरफ है यानी एल्बो की तरफ, और ये जो रिस्ट की तरफ है ना, ये रेडियस का डिस्टल एंड है। ये मेरी फीमर है, जो हिप जॉइंट बना रहा है वो कौन सा एंड है, प्रॉक्सिमल, जो नी जॉइंट बना रहा है वो डिस्टल। तो फीमर का डिस्टल और टिबिया का प्रॉक्सिमल मिलके नी जॉइंट बनाएंगे, क्योंकि टिबिया का डिस्टल तो नीचे है और वो तो एंकल जॉइंट बनाएगा। ये क्वेश्चन आएगी लैंग्वेज में, प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या होता है आपको, तो याद रखना, ये इसमें गलती नहीं करनी है।
और एक दूसरी बात मैं अभी क्लियर कर दूं, मैं खड़ा हूं ना, यहाँ देख लो मुझे अच्छे से, ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल है, कंफ्यूज मत होना। ये एंटीरियर है, ये ऊपर वाला, और ये नीचे मेरे पैर के जूते के नीचे वो मेरा पोस्टीरियर है। ये मीडियल है और ये लेटरल है। तो लेटरल दो होते हैं, मीडियल एक ही होता है, ठीक है। अभी गड़बड़ कहाँ होती है आपको पता है? गड़बड़ ये होती है कि ह्यूमन बॉडी ऐसे लिटा के पढ़ाते हैं, तो जो वेंट्रल है ना वो एंटीरियर हो जाता है, और जो डॉर्सल था ना वो पोस्टीरियर हो जाता है। तो अगर आप अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप हमेशा कंफ्यूज होते होंगे, ये एंटीरियर पोस्टीरियर वेंट्रल डॉर्सल में क्यों हो रहे हैं कन्वर्ट, वो बॉडी लिटा के देख रहे हैं। लेकिन जब चार पैरों के जानवर पे आप स्टडी करते हैं, सपोज हम चार पैरों का जानवर है, ये क्या है, ये आगे है ना, ये एंटीरियर एंड है, और जिधर हमारी पूंछ होगी, हमारी नहीं है पर जिनके होती है, वो क्या है, पोस्टीरियर। पी फॉर पूंछ, पी फॉर पोस्टीरियर, है ना, तो वो पोस्टीरियर है। और जिधर अपना ये टमी या तोंद है नीचे, ये है वेंट्रल, और जिधर पीठ है वो डॉर्सल। तो ये रहेगा प्रॉब्लम आपको एनिमल किंगडम में। मैं एनिमल तो सारे हॉरिजॉन्टल हैं, हम वर्टिकल हैं, तो ये अभी मैंने समझा दिया, अब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अब ये होता कैसे देखो कि ना, ग्रोथ कैसे होती है कि ये जो ऊपर आपको एपिफाइसियल प्लेट दिख रहा है हेलिन कार्टिलेज की, दोनों तरफ सेम चीज हो रही है। एक तरफ पढ़ा देता हूँ, ये इसमें कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल है, इनमें सेल डिवीजन होगा तो क्या बनेंगे बताओ? कॉन्ड्रोसाइट्स बनेंगे, पर उनमें ऑसिन प्रोटीन साथ में जमा होगा और वो ऑस्टियोसाइट्स में बदलेंगे। और दूसरी चीज क्या होती है, कॉन्ड्रोब्लास्ट को ऑस्टियोब्लास्ट बनाना चाहिए, वो भी होगा। लेकिन मेनली जो लेंथ बढ़ती है उसमें क्या होता है, यहाँ पर नए सेल्स यहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं, देखो ये देखो, ये डिपॉजिट हुए हैं यहाँ पे। तो एपिफाइसियल प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज में नए सेल्स डिपॉजिट हुए यहाँ, और इनमें ऑसिन प्रोटीन जमा हुआ इनकी मैट्रिक्स में, और ये देखो ये बन गए, ये न्यूबोर्न फॉर्मेशन हो गया। सेल्स थे और उनके आसपास खूब सारी मैट्रिक्स जमा हो गई, ये नया मेटाफाइसिस बन गया। एपिफाइसिस आगे खिसकता जाता है। एपिफाइसियल प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज में सेल डिवीजन से मेटाफाइसिस नए बनते जाते हैं, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन हो रहा है, नए सेल यहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं। एपिफाइसियल प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज में सेल डिवीजन हो रहा है, नए सेल्स मेटाफाइस पुराने मेटाफाइसिस के ऊपर जमा हो रहे हैं, एपिफाइसिस आगे खिसकता जा रहा है, ठीक है, और मेटाफाइसिस नया बनता जा रहा है, और पुराना वाला जो मेटाफाइसिस था वो डायफाइसिस का हिस्सा बनता चला जाता है। इसका मतलब लेंथ तो डायफाइसिस की बढ़ती है। एपिफाइसिस आगे खिसकते जाते हैं, मेटाफाइसिस नए बनते जाते हैं, और पुराना मेटाफाइसिस डायफाइसिस का हिस्सा बन जाता है, तो शाफ्ट की लेंथ बढ़ती रहती है। एक एज के बाद क्या होता है कि इस एपिफाइसियल प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज का ही ऑसिफिकेशन हो जाता है, और ये खुद ही बोन में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये खुद ही बोन में कन्वर्ट हो जाती है तो एपिफाइसिस मेन बोन के साथ फ्यूज हो जाता है और एक सिंगल बोन बना लेता है, और ये ज्वाइंट गायब हो जाता है। और अब मेटाफाइसिस नहीं है, अब बस एपिफाइसिस है और डायफाइसिस है। मेटाफाइसिस गया, तो एडल्ट में मेटाफाइसिस नहीं होता है, ठीक है। ऐसा दोनों तरफ होता है। तो आप कहेंगे फिर सर कैसे, जब हम लंबे होते हैं तो हमारे घुटने नीचे जाते हैं या ऊपर आते हैं, या हमारा हिप नीचे जाते हैं या ऊपर आते हैं? एक्चुअली क्या होता है, ये जो ऑसिफिकेशन होता है ना, ये प्रॉक्सिमल एंड पे पहले हो जाता है और डिस्टल पे बाद में होता है। सपोज ये देखो आप, ये मेरी एल्बो है, ये मेरी ह्यूमरस है, तो इधर वाला एंड का ऑसिफिकेशन शुरू में ही हो जाएगा, बचपन में ही। तो अब जो भी लेंथ बढ़ेगी ना मेरी ह्यूमरस की, ग्रोथ ऑलवेज ऑकर्स डिस्टली, यानी मेरी एल्बो आगे जाएगी, शोल्डर पीछे नहीं जाएगा। ये फीमर है, हिप जॉइंट ऊपर नहीं आएगा, घुटने नीचे जाएंगे। और ये टिबिया है, तो ये जो मेरा घुटना है ये नीचे जा रहा है, और नीचे एंकल जो है वो और नीचे जा रही है, क्योंकि ऊपर वाला ये तो टिबिया का फ्यूज हो गया, डिस्टल यानी नीचे वाला। तो इस तरह से हमारे ना, हमारे इस तरह से हमारी ग्रोथ बढ़ती है। बात समझ में आई? फिर उसके बाद क्या होता है, अलग अलग बोन्स में, लेकिन ज्यादातर 15 से 18 20 साल की एज में जो डिस्टल एंड्स है ना, ये भी फ्यूज हो जाता है, ये भी एपिफाइसिस मेन बोन से फ्यूज हो गया। अब बोन की लंबाई नहीं बढ़ेगी। ये जो एपिफाइसियल फ्यूजन होता है मेन बोन के साथ, ये लड़कियों में लड़कों से 2 साल पहले होता है। लिम्स की बोन की बात करें तो गर्ल्स में ये 16 से 18 ईयर्स के आसपास हो जाता है, हाथों पैरों की जो ये बोन्स है। और जो बॉयज हैं उनके अंदर ये 17 से 19 ईयर्स की एज में हो जाता है। तो लड़कियों की हाइट जो है वो 16 से 18 साल के बाद कभी नहीं बढ़ती, और लड़कों की जो हाइट है वो 17 से 19 साल के बाद
बढ़ना बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि अब एपिफाइसिस मेन बोन के साथ फ्यूज हो गया। इनमें से ये जो रेडियस वाली है ना, ये तो क्लासिकल है। ये 18 साल में फ्यूज होता है एपिफाइसिस मेन बोन से। तो इसको यूज करते हैं मेडिको लीगल केसेस में, बालिग है या नाबालिग है, 18 साल की एज है ना। तो उसके लिए इसको आप मार्कशीट नकली बना के तुम लोग बोर्ड में पास हो सकते हो, लेकिन जब असली केस फंसता है ना, तो ऐसे आपकी बोन्स के भी आपने सुना होगा कि उनके एक्सरे से आइडिया लगाया जाता है कि एज क्या है इसकी, या कोई स्केलेटन मिलता है तो उसमें भी एज का आइडिया इन्हीं चीजों से लगता है। कि स्केलेटन जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके तो मरेगा नहीं, तो उसका तो बॉडी निकाली है तो अभी देखना पड़ेगा क्या कितने साल का था। तो यहाँ पे ये है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बचपन में छोटी बहन छोटा भाई और बड़ी बहन, तो बड़ी बहन लंबी है, लेकिन जब तक दोनों जवान होते हैं तो छोटे भाई की हाइट बड़ी बहन से, आपने अपने घर ही में देखा होगा कि आप में से जो भाई हैं उन्होंने सिस्टर्स को बीट कर दिया, और सिस्टर्स देख रही है कहाँ निकल गई। तो ये ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि गर्ल्स में जो ये फ्यूजन है वो बॉयज से 2 साल पहले होता है, एंड इसके रीजंस हार्मोनल हैं। ठीक है। तो इसलिए ये जनरली क्या होता है, मेल्स की हाइट जो है वो फीमेल से ज्यादा ही होती है। अब इसके बाद हाइट बढ़ने का कोई चांस नहीं, लेंथ बढ़ने का अब कोई चांस नहीं, अब नहीं बढ़ेगी। चाहे आप, हाँ, चाहे चूरन खा लो, चाहे रात के 12 बजे बाद टीवी पे जो एड्स आते हैं ना, अच्छे 12 बजे टीवी खराब हो जाता है, आपने देखा होगा, अजीब अजीब ऐड आ रहे हैं, है ना, पता नहीं कैसे कैसे ऐड आ रहे हैं। उसी में कुछ ऐड ऐसे भी होते हैं, लंबाई मैं पहले बहुत ठिकना था, लोग मेरा मजाक उड़ाते, फिर मैंने टीवी पे फलाने चूरन का ऐड देखा, अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, है ना। तो ये सब फालतू ऐड है, कुछ नहीं होता फिर भी। हाँ, नहीं देखे आपने ऐड, बहुत आते हैं। तो अच्छा, खैर एनीवेज मुद्दे पे आते हैं, टाइम नहीं है यहाँ। तो अभी उसमें क्या है कि वो सब फालतू है, लेकिन हाँ एक चीज से अभी भी हाइट बढ़ सकती है, वो पता है क्या है? मैं बता रहा हूँ। हाँ, सर्जिकल टेक्निक, इसको रशियन साइंटिस्ट इलिजारोव ने ढूंढा था। क्या हुआ? हाँ, हम, हमारा दोस्त है रशिया, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा, क्लास में एकदम रूस को लेके पॉजिटिव वाइब्स है। अच्छा, तो हाँ, हाँ, जिनका नीट में नहीं होता वो रशिया जाते हैं, या जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता। तो मुझे लग रहा है बहुत से लोग अभी से यार। हाँ, तो वापस आओ। तो जैसा मैं कह रहा था, चलो सुनो सुनो बातें, अरे इतना टाइम नहीं अपने को, पढ़ना है अभी, है ना। जब खूब सारा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे ना तब मजाक करेंगे, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि इसमें 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 तो क्या टेक्निक है कि आप इसको तोड़ दो बोन को, मतलब बेसिकली क्या है, बोन्स आर द टिश्यूज, अब ये सुनो ध्यान से, विद द सेकंड हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन। विच टिश्यू हैज द हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन? सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विच टिश्यू हैज द हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन? आंसर इज ब्लड। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो सेकंड हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन बोन की होती है, ना कि एपिथेलियल टिश्यू की या लिवर की, जो आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे, मुझे पता है ना। तो अब इसमें क्या है फायदा कि बोन्स में हीलिंग बहुत फास्ट होती है, सेकंड हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन है। तो अगर मान लो है ना, आपने तोड़ दिया बोन को, कट कर दिया, और बीच में आपने 1 इंच का गैप छोड़ दिया, ठीक है। अब जब आप यहाँ 1 इंच का गैप छोड़ देंगे, ये क्या हो गया, ये क्या है, या अच्छा, चलो। तो अभी क्या है, जैसे ये गैप छोड़ दिया ना आपने 1 इंच का, तो इसमें ना न्यू बोन फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ। अब हो गई 1 इंच लंबी बोन, फिर तोड़ दो, फिर 1 इंच का गैप छोड़ दो, फिर उस 1 इंच का जो गैप आप छोड़ोगे ना, उसके अंदर फिर बोन फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 इंच लंबी होगी टांगे। आपने सुना है कभी कि बुढ़े आदमी थे, गिर पड़े, टांग टूट गई, उसके बाद 1 महीना ऐसे पलंग पे लटके रही टांग, उसके बाद जुड़ तो गई लेकिन एक छोटी हो गई एक लंबी हो गई, और अब ऐसे ऐसे चलते हैं बेचारे। दरअसल क्या, तो टूट गई थी ना, उसको उसको ना, उसमें गैप आ गया बीच में, उसको रिड्यूस करके जोड़ना होता है फ्रैक्चर को। अगर आपने गैप छोड़ दिया ना बीच में, तो लंबी हो जाएगी। जो टूट गई थी वो छोटी नहीं हुई है, वो लंबी हो गई है, क्योंकि आपने वो गैप गैप को वापस रिड्यूस नहीं किया, तो वो जुड़ गई, वो लंबी हो गई। तो वो इसलिए ऐसे से चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि टांग टूट गई थी इनकी, इससे छोटी हो गई होगी। तो ये सर्जिकल टेक्निक है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अब इसकी विड्थ कैसे बढ़ती है,
और कैसे एक लिमिट के बाद बढ़ना बंद हो जाती है वगैरह वगैरह, ये भी देख लेते हैं। तो वापस से मैं फिर से यहीं पे वही बोन बना रहा हूं। तो चलो बन गए ऐसे, ठीक है। ये पेरियोस्टियम की कवरिंग है दोनों तरफ। अब विड्थ कैसे बढ़ती है वो देखते हैं। और मैंने आपको बताया कि विड्थ तो बचपन से लेकर जवानी तक बढ़ेगी, जवानी में विड्थ सबसे ज्यादा होती है और जवानी से बुढ़ापे में विड्थ वापस से कम होने लगती है। तो यहाँ पेरियोस्टियम के नीचे दो तरह के सेल्स होते हैं। जब हम कट सेक्शन बनाएंगे ना बोन का तब बताऊंगा, अभी यही देख लो। एक होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट और दूसरे होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ब्लास्ट और क्लास्ट दोनों मिलके विड्थ को कैसे बढ़ाते हैं, देखिए। ऑस्टियोब्लास्ट में जब सेल डिवीजन होता है तो नए डॉटर सेल बनते हैं जिन्हें कहा जाता है ऑस्टियोसाइट्स। पेरियोस्टियम के नीचे हैं ये दोनों तरह के सेल्स। और ऑस्टियोसाइट्स यहां पर डिपॉजिट होने लगते हैं और बोन के थिकनेस को इंक्रीज करने लगते हैं अपने आसपास मैट्रिक्स को सिंथेसाइज करके। तो ये बोन की थिकनेस इंक्रीज होने लगती है। तो इस तरह से ऑस्टियोब्लास्ट में सेल डिवीजन होता है, जो डॉटर सेल बनते हैं वो कहलाते हैं ऑस्टियोसाइट्स। और ऑस्टियोसाइट्स बोन की विड्थ को बढ़ाते हैं, लेकिन ये विड्थ है ना यूनिफॉर्म तरीके से नहीं बढ़ रही, उठपटांग बढ़ रही है। तो ऑस्टियोक्लास्ट इन्हें खा खा कर शेप में लाते रहते हैं ताकि विड्थ जो है वो यूनिफॉर्म तरीके से बढ़े, ना कि ऐसे हैफेजार्ड मैनर में। मैं समझाता हूं कैसे। जैसे ये दीवार है, अब दीवार की मोटाई आपको बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हो, इस पे प्लास्टर कर दो। ईंट की दीवार पे मोटाई बढ़ाने के लिए आप उस पे प्लास्टर कर सकते हो। अभी प्लास्टर करने में दो चीजें होती हैं। पहले कारीगर ऐसे मसाला लेके दीवार पे मारता है, छाप देता है, तो दीवार उबड़ खाबड़ हो गई है, लेकिन एक्स्ट्रा मैटर जमा हो गया ना। फिर वो दूसरे हाथ में एक स्केल लेता है और उससे ऐसे ऐसे करके एक्स्ट्रा मटेरियल गिरा देता है। फिर बीच में गैप आया, वहां पे भी एक छाप मारी, फिर उसको ऐसे ऐसे कर दिया। तो ये क्या है, ये है ऑस्टियोब्लास्ट। और ये क्या है, क्लास्ट। ब्लास्ट क्लास्ट, ब्लास्ट क्लास्ट दोनों साथ में काम करते रहते हैं और बोन की विड्थ बढ़ती रहती है। तो ब्लास्ट और क्लास्ट मिलकर बोन की विड्थ बढ़ाते हैं। ब्लास्ट की जो एक्टिविटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड जो बोन पे पड़ रहा है। जिस बोन पे जितना ज्यादा लोड पड़ेगा उसमें ब्लास्ट की एक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। तो जो बोन जितना ज्यादा वेट बियर करती है वो उतनी ही मोटी और भारी होती है। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब क्या होता है, बचपन से जवानी तक एक्टिविटीज ज्यादा है, मस्कुलर मास ज्यादा है, तो बोन्स पे पड़ने वाला लोड भी ज्यादा है। तो ब्लास्ट जो है और क्लास्ट मिलके बोन की विड्थ को बढ़ा रहे हैं, जवानी में भी ठीक है। बुढ़ापा आने के बाद मसल्स की एक्टिविटी कम हो जाती है, लोड बियरिंग भी कम होने लगती है, ठीक है। ब्लास्ट की एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ लोड एंड एक्टिविटी, वो कम हो जाती है। क्लास्ट चलता रहता है। क्लास्ट इज नॉट डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनीथिंग, वो कुछ हार्मोन्स पे निर्भर करता है, पैराथायराइड वगैरह, वो बाद में देखेंगे अपन, है ना। तो ब्लास्ट बंद हो गया और क्लास्ट चले जा रहा है तो क्या होगा सोचो, फिर पतली होने लगेगी। तो बोन से कैल्शियम रिलीज होने लगेगा और ये कैल्शियम कहाँ जाने लगेगा, ब्लड में। तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा लेकिन बोन्स में कैल्शियम कम होता चला जाएगा। जरा सा गिरे और फ्रैक्चर, क्योंकि कैल्शियम मजबूती देता था, तो बुढ़े लोगों में फ्रैक्चर जल्दी हो जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे, ये क्या लाइव भी जा रहा है क्या, ये बेचारे, इनको तो मैं देख ही नहीं रहा ये कौन है। अच्छा इधर है चलो कोई बात नहीं। तो जैसा मैं बता रहा था, ब्लास्ट और क्लास्ट मिल के, ठीक है, थिकनेस को बढ़ाते हैं। लेकिन बुढ़ापे में क्लास्ट की एक्टिविटी चल रही है, ब्लास्ट की नहीं चल रही। इन द सेम वे जब हम स्पेस में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स, रशियन में बोलते हैं ना कॉस्मोनॉट्स, है ना। तो अभी क्या होता है कि ये स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, तो आप समझे मतलब क्या होगा। वो लगातार एक्सरसाइज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि अगर बोन पे लोड नहीं पड़ेगा तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। अगर हम मून पे कॉलोनी बना दें और वहां पे कोई 10 साल रहे और वापस अर्थ पे आए, तो वहां के लोगों को मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या होगी, ऑस्टियोपोरोसिस। अर्थ वाला एक मुक्का मारेगा उनकी हड्डियां टूट जाएंगी, क्योंकि वहां पे G1/6 है। क्योंकि जितना जी कम होगा, वेट उतना कम होगा, तो बोन ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कम होगी ना। बड़ा प्लेनेट होगा, ज्यादा जी होगा, जैसे आपने कॉमिक्स पढ़ी हो तो साबू बहुत बड़ा है, क्योंकि वो जुपिटर पे रहता है, वहां का जी ज्यादा है। तो इसमें क्या है, सही थोड़ी आएगा नीट में, तो ऐसे ही कह रहा हूँ। तो हाँ, तो मतलब वेट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स पे रिसर्च कर रहे हैं ना, तो वी आर वेरी मच डूइंग द सेम थिंग, कि जितना बड़ा प्लेनेट होगा हमें बड़े बड़े लाइफ फॉर्म्स मिलेंगे वहाँ। ये एक अलग विषय है, आपसे रिलेटेड नहीं है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे हमने देखा कि बोन की लेंथ और विड्थ कैसे बढ़ती है और कैसे एक लिमिट के बाद विड्थ जो है वो बढ़ना कम होते के घटना भी शुरू हो सकती है। दिस इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। सो वी आर डन विद द हाउ दिस द बोन लेंथ एंड विड्थ इंक्रीज।
और तो क्या इसमें, जैसे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हेल को अगर निकाल के पानी से निकाल के जमीन पर रख दिया जाए तो क्या होगा? मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? सांस नहीं ले पाएगी। सांस तो वैसे भी वो मैमल है वो तो, लेकिन उसका एंडोस्केलेटन क्रश हो जाएगा, क्योंकि उसके एंडोस्केलेटन ने कभी उसका रियल वेट झेला ही नहीं। बोन्स ने, बोन्स वीक थी ना बायंसी की वजह से, तो एंडोस्केलेटन क्रशिंग से वो मर जाती है। ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस जो पहले एम्स में आते थे, मैं आपको बता रहा था, अभी तो नहीं आते अब, पर ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम बात कर रहे थे बोन्स के बारे में, तो मैं अगली चीज बताता हूँ आपको इसके बारे में। हो गया लगभग लगभग, मैंने आपको लेंथ विड्थ कैसे बढ़ते हुए बढ़ा दी। और तो कोई पॉइंट अगर मिस हो रहा हो तो मुझे मॉड्यूल में देख के बता देना। एपिफाइसिस डायफाइसिस बता दी ना। अब हम है ना बोन के स्ट्रक्चर पे आने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, यानी बाहर से दिखने में तो ऐसी है। आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछो, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगा। हाँ, अगर कोई पर्सन लगातार एक्सरसाइज करेगा ना, तो आपको लगता है उसकी मसल्स वगैरह ये इंक्रीज हो जाती है, बॉडी बिल्डर बन जाता है, बोन का भी मास बढ़ता है उसमें, बढ़ता है, क्योंकि मसल्स बढ़ेंगे तो बोन का भी बढ़ेगा। इवेंचुअली क्या होता है कि और दूसरे फैक्टर, आपके बुढ़ापे में अगर 90 साल का आदमी कोई जिंदगी भर थोड़ा ना बॉडी बिल्डर रहेगा, क्या होता है ना कि बाकी जो एक्टिविटीज होती हैं जो आपका सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रही हैं, बाकी जो हार्मोन्स हैं, बाकी चीजें जो है जो आपकी बॉडी को गवर्न करती है, वो सब तो लैग हो गई ना। आप मतलब कितना कर लोगे जब बाकी चीजों का सपोर्ट आ ही नहीं रहा है बॉडी में? आपकी एलिमेंट्री कैनाल ही जवाब दे गई है, आपको खाना ही, न्यूट्रिशन ही एब्जॉर्ब हो रहा ढंग से, तो वो क्या एक्सरसाइज करने से क्या होगा? और खराब हो जाएगी बॉडी। किसको? ये अलग अलग पर्सन में अलग अलग है ना। अगर कोई अच्छा है, मतलब सिगरेट शराब बीड़ी कुछ नहीं पीता है और बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, अच्छे नॉन पॉल्यूटेड में, तो 70-70 साल तक भी वो मतलब अपनी अच्छी मसल्स रख सकता है। और किसी में 40 साल में ही आपने देखा होगा, तो ये तो सब रिलेटिव है। मतलब मैं कोई स्पेसिफिक, 99% बायोलॉजी इज रिलेटिव। आप जिससे पूछ रहे हो वो मेडिकल साइंस में पढ़ाई करके आया है, तो मैं आपको एक टर्म बोल नहीं सकता कि ये है, क्योंकि वो हर इंसान में हर चीज वेरिएबल है। कि भाई 60 साल के बाद जो है मसल्स वीक हो जाती हैं, किसी में 40 में ही हो जाती है। चलिए, एनी अदर डाउट? देखो कैल्शियम खाने से क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा खाने से, एक तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी लो साथ में, तो विटामिन डी और डी और कैल्शियम की मिली जुली गोलियां होती हैं। लेकिन विटामिन डी और कैल्शियम लेने के बाद भी आपकी एलिमेंट्री कैनाल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। और उसके बाद आपने खूब कैल्शियम खाया कि मैं खूब दूध पीता हूँ ताकि मुझे को बचपन में तो ठीक रहा, बुढ़ापे में मुझे ऑस्टियोपोरोसिस ना हो जाए। तो ऑस्टियोपोरोसिस तो और 10 रीजन से होती है, फीमेल में तो इस्ट्रोजन विड्रॉल से हो जाती है। अब वो क्या मीनोपॉज आएगा, उसके बाद जितना भी दूध पिया हो, जितने भी कैल्शियम खाया हो, सब बेकार है, स्ट्रोजन ही नहीं है। अब स्ट्रोजन के इंजेक्शन ले रहे हैं बाहर से ताकि ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमने अभी पढ़ना शुरू किया। जब आप सारे सिस्टम्स को समझते जाएंगे और इंटीग्रेट करके, क्योंकि मैं तो पहले भी कह चुका, मैं टॉपिक का टीचर तो हूँ नहीं कि 2 टॉपिक पढ़ा दूं और कह दूं 2 नहीं आते। तो आपको अपने आप उसी लेवल की नॉलेज आ जाएगी जहां पे मैं स्टैंड करता हूँ, मतलब उसमें से जो जरूरत है, तो आप अपना आप इंटर रिलेट करने लगोगे कि एंडोक्राइन में ये पढ़ा था, पर इसका एक्सक्रीटरी में ये इफेक्ट है, और डाइजेस्टिव में इसी का ये इफेक्ट है, क्योंकि सारे सिस्टम्स आपकी बॉडी के मिल के काम करते हैं। हमने अपने उसके लिए उसको डिवाइड कर दिया है कंफर्ट के लिए अलग अलग सिस्टम्स में। ऐसा थोड़ी है कि एलिमेंट्री कैनाल में, डाइजेस्टिव सिस्टम में एंडोक्राइन नहीं है, पता ही है आपको, वहाँ हार्मोन है एलिमेंट्री कैनाल में, है ना। तो वही फिर एंडोक्राइन सिस्टम में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, तो ब्लड सप्लाई कहाँ से आएगी? ठीक है, आपको आ जाएगा समझ में, वो इंटर रिलेट करना धीरे धीरे। अभी आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। तो हमने बोन्स के बारे में जनरल बातें पढ़नी, कुछ बात आपको लगे कि मैंने नहीं बताई है या मेरे वीडियो लेक्चर में थी, तो आप मुझे बता देना रिकॉल करके, नहीं तो मेरे हिसाब से जो नीट के लिए सफिशियंट है वो मैं यहाँ पे सब बताया दे रहा हूँ। क्योंकि एक लिमिटेशन है यहाँ पे ना कि आप लोगों के पास मेन प्रेशर, आप इतनी दूर से यहाँ आए हो मनोरंजन के लिए या एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं आए हो, आप इतने प्रेशर में हो कि आपका बस रैंक अच्छी आ जाए, मेरे 650+ मार्क्स आ जाए तो मैं तो गंगा नहा लूं बस। बाकी नॉलेज एक लिमिट के बाद मैं लेता रहूंगा, देखता रहूंगा। अभी ये है, मुझे पता है मेन चीज यही है। अच्छा तो लगता है, मैं आपको बहुत सुपरलेटिव स्टैंडर्ड्स पे ले जा सकता हूँ एजुकेशन के, बट अभी जो रिसेंट ट्रेंड है ना लास्ट 5 ईयर से, वो चेंज हुआ है। और आपने देखा होगा कि 85% क्वेश्चन बहुत बेसिक आने लगे हैं, है ना। तो वो इसका रीजन भी वही कोचिंग को क्रश करने का सोच है, लेकिन कोचिंग क्रश फिर भी नहीं हो रही, है ना, क्योंकि कट ऑफ ऊपर जा रही है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब हम ना यहाँ पे जो पढ़ रहे थे इसी पे आगे बढ़ते हुए ह्यूमन स्केलेटन पे आते हैं। पर इससे पहले मैं बोन का हिस्टोलॉजी आपको पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं ये सब मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ मतलब। और हम ना अब हिस्टोलॉजी ऑफ द बोन देखते हैं। तो अगर हम
इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें बोन के, तो 4 हिस्से हैं। एक है पेरियोस्टियम, दूसरा है मैट्रिक्स, एक सेकेंड, तीसरी चीज है एंडोस्टियम, और चौथी चीज है बोन मैरो की कैविटी। बोन में ये 4 चीजें होती हैं, इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। पेरियोस्टियम क्या है, मैट्रिक्स क्या है, एंडोस्टियम क्या है, और बोन मैरो कैविटी क्या है। किसी के पास कोई पतली सी बुक है, इतनी मोटी नहीं, थोड़ी सी पतली? हाँ हाँ, ये चलेगी, वो वाली चलेगी। अब इस बुक को आप ध्यान से देखें, बोन पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना, 4 चीजें लिखी हुई हैं यहाँ। हाँ, तो आपको क्या लगता है ये बुक इन चारों ने लिखी है? ये बुक मैंने लिखी है, इन चारों ने नहीं लिखी है। इनको तो बायोलॉजी का बी भी नहीं आता, रियलिटी बता रहा हूं। अब आप जानते यार, मैं अपनी तारीफ में यहाँ पे 15 मिनट खराब नहीं करूंगा आपके, पहले आप पता कर लो आप किससे पढ़ रहे हो, है ना। चलो, ये जो बैठे हैं ना, ये बना के कौन लाया है? अब आप बताओ, अगर कोलकाता नाइट राइडर अगर जीतती है आईपीएल, तो क्या शाहरुख खान ने जिताया? वो तो ऑनर है उसका। अरे, बैटिंग कौन कर रहा था वहां, रन कौन बना रहा था, वो है ना मेन तो। चलिए, और ये बात मैं मुंह पे बोलता हूँ और वीडियो पे बोलता हूँ, और कितने लोगों की हिम्मत है कि इनके अगेंस्ट मुंह पर बोले, और वो भी ऑनलाइन रिकॉर्ड होते हुए? किसकी हिम्मत? आज यहाँ तो नौकरी मांगने जाते हैं लोग, जब हमने बनाया उसको, मैं नहीं जाता। हाँ, ये आते हैं, मैं जाता नहीं, मेरे उनको बुलाते हैं, मैं जाता नहीं। हाँ, चलो, बना दिया, अच्छा इंस्टीट्यूट, कमा रहे हैं अभी। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो जानते हैं उनको पता है ना। चलो, ट्यूशन के मार्क्स सब मत समझ लेना मेरे को। अगर आपको लगता है आएंगे, पढ़ाएंगे, थोड़ी बातें करेंगे, प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत रिजिड हूँ और बहुत एटीट्यूड वाला हूँ। हाँ, चलिए, तो मैं आपको ये बुक के बारे में बता रहा था। अब इसको देखो, छोड़ दो वो, इससे क्या है ना। अब इसमें देखो, ये बाहर का जो कवर पेज है और ये पीछे वाला जो कवर, ये दोनों कवर पेज क्या अंदर के पेजेस से डिफरेंट नहीं है ना डिफरेंट? अब अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं, ध्यान से देखना, फोल्ड हो गई, ये कैविटी दिख रही है आपको, ये बोन है आपकी। अभी मैं बताता हूं, यही बोन है। बस इतना ध्यान रखें, ये जो पेज अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है, ये रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना है। इसमें तो दोनों पेज सेम चीज के बने, पर ये जो बाहर की तरफ फोल्ड फोल्ड हो रहा है, ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना है। ठीक है, तो होता क्या है कि पेरियोस्टियम, ये ऐसे, तो पेरियोस्टियम जो होता है ना, अरे यार, अच्छा ये, हाँ, पेरियोस्टियम जो है, ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना है। एंडोस्टियम जो है, वो रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना है। ये दोनों तो है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और दोनों एक चादर की तरह हैं, शीट की तरह। ये एनिमल टिश्यू में पढ़ेंगे हम, जिन्होंने पढ़ा है शायद वो रिलेट कर पाए। शीट और कॉर्ड, दो चीजें बताई थी मैंने आपको, है ना, शीट एंड कॉर्ड। तो ये एक चादर है, देखो। अब जब मैं इसको फोल्ड कर, अच्छा, बीच में देखो कितने सारे पेज हैं, दिख रहे हैं आपको? बहुत सारे पेज हैं, और ये पेज जो है ना, बहुत सारे हैं ना, कागज ही कागज कितने सारे हैं। तो जैसे ही मैं इस बुक को ऐसे फोल्ड करता हूं, ये देखिए, ये अंदर चला गया, ये वाला, ये क्या है, ये एंडोस्टियम है, बराबर। और ये जो बाहर की तरफ जो पेज आया है, ये पेज क्या है, ये पेरियोस्टियम है। और इसको तो आप जान ही गए, ये है बोन मैरो कैविटी। तो 3 चीजें तो मैंने बता दी। अब क्या बच गया? ये जो बीच में जो सफेद कागज वाले बहुत सारे पेजेस हैं, जो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में, कॉन्सेंट्रिक लेयर समझते हो, प्याज के छिलकों की तरह अरेंज्ड हैं, ये है मैट्रिक्स। और ये जो लेयर्स है ना मैट्रिक्स के, इन्हें बोलते हैं लामेला।
वर्ड सुना होगा आपने। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं, चद्दर जैसे लेयर्स, एक शीट फिर उसके अंदर एक, देखो कितने सारे हैं यहाँ, देखो बहुत सारे, ये देखो ये इतने सारे, ये तो सारे फोल्ड हुए हैं अंदर। तो ये जो है ना, ये लामेलाज है, लामेलाज, लेयर्स 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 लेयर्स। यहाँ तो ये सारे कॉन्सेंट्रिक दिख रहे हैं, पर रियलिटी में जब अपन इसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो कई पेजेस आपस में भी ऐसे अंदर ऐसे हो जाते हैं, देखो यूं यूं हो गए, है ना। तो वो मैं बताऊंगा, दो तीन तरह से लामेलाज बनती हैं, पर बेसिकली लामेला क्या है, इस बुक के जो बीच के जो पेजेस हैं, जो अलग मटेरियल के बने हैं, वो फोल्ड हो गए हैं पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम के बीच में, और लेयर्स बना रहे हैं। तो उन लेयर्स को हम लामेला बोलते हैं, लामेला मतलब ही लेयर होता है, ठीक है। तो और ये जो पेजेस का जो सब्सटेंस है व्हाइट वाला, ये दिस ऑल इज मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में दो चीजें हैं, सेल्स हैं और जो बीच में मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही है, साथ में कुछ सेल्स हैं, रादर मैं ये कहूँ तो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी में कुछ सेल भी बिखरे हुए हैं, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है, तो आपको पता होगा कि सेल तो बहुत कम है, और मेनली क्या है इसमें भरा हुआ, मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स भरा हुआ है। तो अब मैं इसी चीज को अ, यहाँ पे बता रहा था। तो मैट्रिक्स में दोस्तों दो तीन तरह की चीजें हैं। पहले तो देखिए क्या है इसमें, एक तो मैट्रिक्स में होती है लामेला, और एक होती है कैनाल्स। तो पहले कैनाल्स बताता हूँ, ठीक है। पहले कैनाल्स बताता हूँ, ये देखो ऐसे है ना, ये वर्टिकल एक्सिस है बोन की, और ये ट्रांसवर्स, ठीक है, दो एक्सिस समझ में आ गई। अब ये जो आपको बहुत सारी यहाँ पे ये कागज की मतलब पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम के बीच में बहुत सारे कागज के लेयर दिख रहे हैं ना, अगर मैं इसमें ऐसे ऐसे करके यूं लंबी लंबी कैनाल्स बना दूं, वो कैनाल यहाँ है, ऐसे चल रही है अलोंग द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, तो इसको हम कहते हैं हेवर्जियन कैनाल्स। और फिर इन हेवर्जियन कैनाल्स को तो ऐसे 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 यूं है, ऊपर से नीचे जा रही है, लॉन्जिट्यूडनल है, तो उनको कुछ हॉरिजॉन्टल कैनाल्स कनेक्ट करेंगी तो वो क्या कहलाएंगी, वॉकमेंस कैनाल। तो कैनाल्स दो तरह की हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देखिए, ये एक हेवर्जियन कैनाल, ये दूसरी हेवर्जियन कैनाल, और ये सपोज तीसरी हेवर्जियन कैनाल है। इन हेवर्जियन कैनाल्स के बीच में बताओ मुझे ये क्या है, ये है मैट्रिक्स। समझ में आई बात, ये है मैट्रिक्स। और इन हेवर्जियन कैनाल्स को कनेक्ट करती हुई कुछ ऐसी कैनाल्स भी हैं, ये देखिए, ये कैनाल्स कौन सी कैनाल्स है, ये है वॉकमेंस कैनाल। तो हेवर्जियन कैनाल्स और वॉकमेंस कैनाल्स, ये दो तरह की कैनाल्स हैं यहाँ, जो मैट्रिक्स वाले हिस्से में पाई जाती हैं। और वो जो ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन है ना, इन्हीं कैनाल्स के थ्रू फिर हर एक सेल तक पहुंचता है। तो ये तो हेवर्जियन और वोकमैन दो तरह की कैनाल्स हो गई, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब हम बात करते हैं लामेलास की। ये जो मैं कॉन्सेंट्रिक पेपर के लेयर्स बना रहा था ना, गोल 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 गोल, तो ये लामेलास के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये चार तरह की होती हैं, तीन तरह की।
चलो ये जो 3 तरह की लामेलाज हैं इनको हम समझते हैं, ठीक है। और इनको समझने के लिए, और ये सर्कमफेरेंशियल फिर 2 तरह की होती है, एक होती है आउटर और एक होती है इनर। मैं इस पेज पे दोबारा आऊंगा, पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये बोन है देखो ऐसे है, इस बोन को मैं ऐसे कर देता हूँ और हम इसको ना ऐसे काटते हैं यूं। तो इसका मैं एक ट्रांसफर सेक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ट्रांसफर सेक्शन हम यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया, देखो ये जो बाहर आपको दिख रहा है ना, ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है। भाई कितनी देर बची है, टाइम बता दें फिर। हाँ 15 मिनट है ना, मैं पढ़ाऊंगा। क्लास है क्या इसके बाद कोई? अच्छा चलो, तो यहाँ पे ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, और ये जो अंदर तुम्हें दिख रहा है ना, ये रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है। मैंने क्या किया, आप देखो ये जो बोन थी ना, इस बोन को मैंने ऐसे कर दिया है, समझ में आ रहा है आपका बात? और उसका भी हाफ, बोन को मैंने ऐसे काटा और उसका हाफ, ये कैविटी है ना, क्या नाम है इस कैविटी का? बोन मैरो कैविटी। ठीक है, तो ये बोन मैरो कैविटी है, बाहर आप देख सकते हैं व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है और अंदर रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। अब क्या होता है, पहले देखो पेरियोस्टियम के जस्ट नीचे व्हाइट, ये यहाँ पे व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है ना पेरियोस्टियम, और रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का क्या है? एंडोस्टियम। तो इसके नीचे यहाँ एक लेयर है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रही है लेयर, ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की लेयर है। और ऐसी ही एक लेयर यहां भी है। तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स के 2 लेयर हैं, एक अंदर और एक बाहर। ये दोनों मिलके क्या कहला रहे हैं? एंडोस्टियम। जबकि ये दोनों मिलके क्या कहला रहे हैं यहां पर, ये कहला रहे हैं पेरिओस्टियम। अब बीच में ये सारा, ये क्या है? ये है मैट्रिक्स, यही बताना है अब। और मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स जो है, इसके अंदर कुछ सेल्स भी हैं, ऑस्टियोसाइट्स, जो किसने बनाए होंगे? इन ऑस्टियोब्लास्ट ने। तो ऑस्टियोब्लास्ट बाहर से भी अंदर ऑस्टियोसाइट बनाएंगे और अंदर से भी बाहर ऑस्टियोसाइट बनाएंगे, वही ऑस्टियोसाइट तो यहाँ जमा होंगे। तो बोन में ग्रोथ बाई डायरेक्शनल है। जब हम कार्टिलेज पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि उसमें बस बाहर से अंदर सेल बनते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं, जैसे ये ऑस्टियोब्लास्ट है, इसने यहाँ एक ऑस्टियोसाइट बनाया, इधर वाले ऑस्टियोब्लास्ट ने यहाँ एक ऑस्टियोसाइट बनाया। तो अंदर से बाहर भी ग्रोथ हो रही है और बाहर से अंदर भी हो रही है। तो बोन्स में जो ग्रोथ होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। चलिए हम मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। इस मैट्रिक्स में ओसिन है, इसके अंदर कैल्शियम, फाइव इनऑर्गेनिक चीजें हैं जो कुल मिला के इसके मैट्रिक्स को बना रही हैं। लेकिन ये पूरी मैट्रिक्स, मैंने आपको बार बार कहा कि ये कुछ पेजेस जैसे लेयर्स में हैं जिन्हें हम कहते हैं लामेला। तो लामेलाज मैंने आपको अलग अलग बताई, पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं सरकमफेरेंशियल लामेला। यहाँ देखिए पिछली स्लाइड में
यहाँ पे हमने लिखा था कि सरकमफेरेंशियल लामेला दो तरह की है, आउटर और इनर, है ना। तो वही मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, कौन सा कलर यूज करें, ये पर्पल वाला कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, एक लेयर तो ये रही सरकमफेरेंशियल लामेला की, और दूसरी लेयर ये रही। तो ये जो दो लेयर्स आपको यहाँ दिखाई दे रही है ना, ये आउटर सरकमफेरेंशियल लामेला है, ठीक है। और ये जो यहां मैंने बना दी है, ये है इनर सरकमफेरेंशियल लामेला। तो दो हो गई, आउटर, और यहां पे लिख देता हूं ऐसे, इनर। अब दूसरे किस्म की जो लामेलाज हमने यहाँ पे देखी थी, वो थी हेवर्जियन लामेलाज। तो हेवर्जियन लामेलाज, हेवर्जियन कैनाल बनाऊं पहले तो मैं तभी बना पाऊंगा। तो यहाँ देखो आप, जैसे मैंने आपसे क्या कहा था, ऐसे ऐसे चल रही ना इसमें हेवर्जियन कैनाल्स। तो सपोज एक हेवर्जियन कैनाल यहां पर है, देखो ये रही, एक यहां पर है, और एक यहां पर है। अब इन कैनाल्स को आपस में कनेक्ट करती हुई ऐसे ऐसे ये वॉकमैन कैनाल भी हैं, लेकिन मैं अभी इस डायग्राम में नहीं बना रहा हूं, ठीक है। तो ये हेवर्जियन कैनाल है ना, इनके आसपास जो लामेलाज हैं, ये देखिए आप, ये हेवर्जियन लामेलाज कहलाती है। इधर भी तो ये हो गई, ये कौन सी लामेलाज हो गई, देखो हेवर्जियन लामेलाज दिख रही है आपको। और दो हेवर्जियन लामेला के बीच में, जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, इनके बीच में देखना, ये क्या है, ये है इंटरस्टिशियल लामेलास। तो तीन तरह की लामेलास जिनका जिक्र आपके मॉड्यूल में होना चाहिए, वो ये रही हेवर्जियन, ये वाली, ये हो गई इंटरस्टिशियल लामेलास। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो ये जो हेवर्जियन कैनाल के आसपास चक्कर लगा रही है ना, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑर्बिटल्स होती हैं, ये है हेवर्जियन लामेलास। जो आउटर सरकमफेरेंस और इनर सरकमफेरेंस पे है, वो है आउटर और इनर सरकमफेरेंशियल। और हेवर्जियन के बीच में जो खाली जगह है, वहां पर पाई जाने वाली जो लामेलाज हैं, ये वाली, ये इंटरस्टिशियल लामेलाज है, ठीक है। तो इस तरह से ना पूरी मैट्रिक्स अरेंज होती है। पर इसमें सेल कहाँ है, वो भी तो एक सवाल है। तो सेल कहाँ है वो बताता हूं। अभी क्या है, जैसे एक बर्फ की सिल्ली में अगर कोई एयर बबल फंस जाए, तो वो दिखता है ना अंदर, व्हाइट व्हाइट सा, उसे हम कहते हैं लैक्यूना, LACUNA। कभी आप टॉफी खा रहे होते हैं, अचानक उसमें खड्डा आ जाता है बीच में, भाई ये क्या है, तो खड्डा आ गया, बीच पल्स वल्स में आ जाता नहीं आता, तो वो अंदर है, टॉफी के अंदर वो खड्डा आ गया, एयर बबल था वो अंदर, है ना, खाली जगह। इसे क्या बोलते हैं हम, एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस मतलब लैक्यूना। तो इसी तरीके से ये पूरी मैट्रिक्स है, यहाँ जमी हुई है ना, इस मैट्रिक्स के अंदर। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कोई भी मॉड्यूल पढ़ लो तुम, किसी भी इंस्टीट्यूट का, लिखा मैंने ही है। और जिसने तुम्हें दिया है ना, उससे पूछ लेना, अगर वो मना करे कि मैंने नहीं लिखा है, तो मेरे को बताना आके, मैं बोलूंगा उसको। हाँ, झूठ बोलता है। हाँ, नहीं नहीं बोलेगा, इतनी हिम्मत नहीं किसी की। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। मतलब कोटा के इंस्टीट्यूट की, बाहर से आए हो कोई इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का मुझे नहीं पता, देखो, है ना। तो ये यहाँ पे आप देखो, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, पूछने जा रहा हूँ। चलो यहाँ ध्यान दो, हाँ, पूछने दो। अच्छा, हाँ यहाँ ध्यान दो। अब इसमें ना खाली जगह दिखा रहा हूं मैं यहाँ। अच्छा देखो तो, अरे इधर देखो यार, ये देखो, ये है ना
ये देखो, एक यहाँ पे ये खाली जगह है, ये एक खाली जगह है, ये एक खाली जगह है। ये खाली जगह पता है क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं लेक्यूना। ठीक है, तो जैसे वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, वैसे तो ये है वो खाली जगह लेक्यूना, और इन लेक्यूनाओं के अंदर है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट जिसका एक्चुअल शेप जो है ना इस तरह का होता है। इसमें ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस ऐसे निकले हुए होते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है ना, ऐसा होता है वो। तो ये एक ऑस्टियोसाइट है यहाँ, ये देखो, ये दूसरा है। अब आप कहेंगे अंदर घुसा कैसे? यस सर, तो तुम याद करो, मैंने तुम्हें कार्टिलेज में बताया था, ये अंदर कैसे घुस गया इसके? जब ऑस्टियोब्लास्ट ने बनाया तो ऑस्टियोसाइट यहाँ कैसे आ गया? क्योंकि ये पहले आया और बाद में इसी ने मैट्रिक्स लामेलास की शेप में बनाई। ये पहले ही आ गया था, क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो खुद ही तो मैट्रिक्स बनाते हैं एक ट्रू कनेक्टिव टिश्यू में। तो मैट्रिक्स बाद में बनी है, पहले ये आया था अंदर। फिर इसने अपने चारों तरफ मैट्रिक्स सिक्रीट कर ली, जिस जगह पे खुद खड़ा था वहां नहीं करी, तो वो जगह कहलाई लेकुना, और बाकी सब भर गया आसपास। सिल्क वर्म फंस जाता ना, सिल्क बनाता है, फिर उसी सिल्क में फंस गया वो अंदर, तो वो निकलेगा ही नहीं बाहर वो। वैसे ही तो ये जो सेल्स है ना, ये सेल्स कहलाते हैं ऑस्टियोसाइट्स। लेकिन भाई मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता था, ये जो छोटे छोटे लेक्यूना है ना, ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे सपोज ये एक लेक्यूना है, ये दूसरा लेक्यूना है, ठीक है, तो दोनों ही लेक्यूनास के बीच में छोटी छोटी कैनाल्स होती हैं। इन कैनाल्स को हम कहते हैं कैनालिक्यूली, और इन कैनालिक्यूलीज के थ्रू ये ऑस्टियोसाइट्स एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्शन में रहते हैं, ऐसे एक दूसरे में कैनालिक्यूली में इधर से एक हाथ डाल रहा है उधर से, तो ये कनेक्ट रहते हैं आपस में एक दूसरे। तो ये जो स्पेस है ना, दिस इज नोन एज, है ना, लामेला, लेक्यूना, कैनालिक्यूली, नहीं कैसे कैसे वर्ड सुने ये वर्ड को भी? हाँ सुने, समझ में नहीं आते होंगे क्या है ये। तो ये कैनालिक्यूलिस कहलाते हैं, जिससे ये सभी सेल्स आपस, सेल जरा सा तो सेल है, बाकी तो मैट्रिक्स ही है ना, तो वो आपस में दूसरे से एक दूसरे से बातचीत करेंगे नहीं करेंगे? अरे भाई साहब आओ कभी हमारे लेक्यूना में, आओ आप कैसे हो? अब आ तो नहीं सकते, फंसे हुए हैं, चलो बाहर से ही दोस्ती कर ली ऐसी। तो हाँ, तो ये हो गया यहाँ पे एक बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक बात और बतानी थी मुझे, कि बोन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट और एक होता है स्पॉन्जी। ये मैं बताऊंगा ये बोन के पार्ट में, बस वही एक लास्ट चीज है, और फिर हम ह्यूमन स्केलेटन पे अगली क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। ये हो गया, इसको हटा दो। कितना टाइम कितना हो गया? हाँ, घड़ी कहाँ है? अभी तो 3 मिनट हैं। तो जल्दी से एक चीज और देख लो, 3 मिनट है तो। हम्म, देखो, बस 3 मिनट में खत्म कर देंगे। देखो मैंने एक बोन जो बनाई थी, हमने देखा था सपोज ये एक बोन है, तो बोन में ना ये वाला जो पार्ट होता है ना, शाफ्ट वाला पार्ट, ये काफी कॉम्पैक्ट होता है, तो इस हिस्से को ना हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। सुन लो, काम की बात है इसमें। लेकिन ये जो हिस्से होते हैं, ये मेटाफाइसिस वाले हिस्से ऊपर वाले एंड्स में, ये जो होते हैं ना, इनको हम कहते हैं स्पॉन्जी बोन्स। और जो स्पॉन्जी बोन्स होता है, अंदर का हिस्सा होता है, वो हनी कॉम्ब अपीयरेंस होता है। इस स्पॉन्जी वाले हिस्से को अगर हम देखेंगे ना, तो ये मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, जैसे ऐसा लगता है ये। मतलब इसको अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से लगेगा जैसे कोई मधुमक्खी का छत्ता हो। क्या आप जानते हो इन स्पेसिस को क्या कहते हैं? इन स्पेसिस को कहते हैं ट्रेबिकुलाई, जो स्पॉन्जी बोन्स में होते हैं। और इन्हीं ट्रेबिकुलाई में सिर्फ रेड बोन मैरो बचता है, बाकी सब जगह वो कैसा हो जाता है? बाकी सब जगह वो येलो हो जाता है। तो इन्हीं में बस रेड बोन मैरो बचता है।
और यही जिंदगी भर ब्लड बनाता है, यानी यहां भरा हुआ एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। क्वेश्चन ये आएगा कि कौन कौन से हिस्से या कौन कौन सी बोन्स बॉडी की ब्लड बनाती हैं इन एन एडल्ट। तो आंसर है एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, नंबर 1। नंबर 2, जो डर्मल बोन्स हैं, ये तो कार्टिलेजिनस बोन थी ना, इनके तो सिर्फ एंड्स में ही रेड बोन मैरो होता है। जो डर्मल बोन्स होती हैं वो तो टोटल स्पॉन्जी होती हैं, उनके अंदर ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है अंदर, तो वो तो सारी की सारी ब्लड बनाती है। तो फ्लैट बोन्स ब्लड बनाती हैं, याद रखें, और लॉन्ग बोन्स में एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन बनाते हैं। सिसमॉइड बोन ब्लड नहीं बनाती। कौन सी नहीं बनाती है, यही पूछ सकते हैं ना। और ये जो है ना, एक स्कल जो है हमारा, वो फ्लैट बोन्स है, वो डिप्लॉइक बोन्स कहलाती है, क्योंकि बाहर से कंपैक्ट और अंदर स्पॉन्जी होती है, तो उनका स्पॉन्जी वाला पोर्शन ब्लड बनाता है। तो याद रखिए फ्लैट बोन्स ब्लड बनाती है। मुद्दे की बात यह है क्योंकि फ्लैट बोन्स के अंदर ट्रेबिकुलाई पाए जाते हैं। मैंने 4-5 वर्ड बताए, अगर आपको ये याद रह जाए ना तो आप बस परफेक्ट हो गए इस टॉपिक में। ट्रेबिकुलाई, कैनालिक्यूली, लैक्यूना, लामेला, मैट्रिक्स तो फिर भी सिंपल है ना। तो हेवर्जियन कैनाल, वॉकमैन कैनाल, हमने एनिमल टिश्यू में आज बोन कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास से हम ह्यूमन स्केलेटन स्टार्ट करेंगे, आप पढ़ के आना। कोई अनाउंसमेंट है? फॉर दिस वीक BS सर विल बी अवेलेबल एट डाउट काउंटर फ्रॉम 9 AM to 10 AM.